इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आता है कि एक बॉल जब हम लोग फेंके तो उसमें इक्वेशन को पुट करेंगे तो वाई पोजीशन, एक्स पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह निकल जाता है। तो ये जो यस। फॉर्मूला है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला हम एग्जाम से पहले देख लेंगे, जाने से पहले, तो हमको याद रहेगा। मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ फॉर्मूला है, ये हम देख लेंगे। लेकिन आप लास्ट के दिन क्वेश्चन सॉल्व करके ये हैबिट नहीं बना सकते कि फॉर्मूला कैसे एग्जाम में अप्लाई करना है ये सीख ले। ये आपको रोज रोज सीखना है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, रोज रोज सीखे। और इसके बाद जब लास्ट डे हमको एग्जाम देना है तो केवल हम फॉर्मूला चले देख के चले गए, ताकि हम फॉर्मूला लिखते वक्त कोई एरर ना कर दें। बट जो अप्लाई कैसे करना है ये लास्ट डे नहीं सीख सकते। तो रिवीजन लास्ट डे नहीं किया, हम लास्ट डे रिवीजन करके देंगे। तुम बस ये सोचो कि बिना रिवीजन के अगर हम लोग टेस्ट दें तो हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलो एक टेस्ट हम रिवीजन करने के साथ देते हैं, तब हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो डिफरेंस तुमको समझ में आएगा कि चलो इतना डिफरेंस भी हो सकता है। उसके बाद अगर मान लो कि बिना रिवीजन के मेरा इतना परसेंट मार्क्स आ रहा है, तो जब रिवीजन करके हम 2 साल के बाद, मतलब जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा और लगातार हम रिवीजन करेंगे, तो मेरा कितना अच्छा मार्क्स हो पाएगा। ये तुम लोग को सोचना है, उसके हिसाब से एनालिसिस करना है। तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखना। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब बर्डन है तुम लोगों के ऊपर कि हर एक 14 दिन में टेस्ट होता है, लेकिन फ्री है अभी, ऑनलाइन क्लासेस में आना जाना नहीं है, वीक में क्लासेस 4 ही हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम जब रेजिडेंस में थे तो 3 बजे से 8 बजे तक क्लास होता था रोज। और हम पहले बैच में थे तो वहाँ पे 8 बजे क्लास कभी नहीं खत्म होता था, मतलब 8:30 बजे तक मिनिमम। एक बार तो 9:45 तक क्लास चला था हम लोग का। मतलब जो फिजिक्स के सर थे उनका डिस्कशन 1-1 घंटे तक चलता था। और जैसे ही उधर 8 बज रहा होता है, मतलब 8 बजने 15 मिनट, तो हम लोग को लगता था कि आज छोड़ देंगे, आज छोड़ देंगे। और 15 मिनट बाकी रहता तो चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो रोज हम लोग का 8:30 या 9 बजे तक क्लास चलता था। अब सोचो कि अगर 3 बजे से 9 बजे तक क्लास चल रहा है, मतलब 6 घंटा, और मंडे से लेकर सैटरडे 6 दिन, और हर 14 दिन पे टेस्ट है, तो हम लोग कैसे करते होंगे। अभी तो तुम्हारे ऊपर इतना बर्डन भी नहीं है, तो हम लोग फिर भी उस चीज़ को हैंडल किया और अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे। तो ये एक हैबिट तुम लोग को डेवलप करते रहना पड़ेगा। मतलब ये प्रेशर झेलना सीखो अभी। मतलब मान लो कि हमको इतना काम करना ही करना है, कोई फालतू का दुनियादारी नहीं। तुम्हारे घर में रिलेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, बाढ़ में जाए, कोई रिलेटिव जैसा कुछ नहीं होता है। तो तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा तो तुमको पूछेंगे, नंबर खराब आएगा तो कोई नहीं पूछने वाला है। सिंपल सी बात है, मतलब हमको तो यही समझ में आता है। तो इसीलिए कोई रिलेटिव नहीं, कोई दोस्ती यारी कुछ नहीं। 11th 12th में बस सिंपली कुछ भी हो जाए तो हमको पढ़ाई करना है, आंख बंद करके बस एक ही जगह पे फोकस करके काम करना है। अगर ये काम करेंगे तो आगे बहुत अच्छा होने वाला है तुम लोग के साथ। और उसमें भी जैसे टाइम के साथ जैसे जैसे मार्क्स बढ़ेगा, पर्सनलाइजेशन मिलेगा, तुम लोग को और मजा आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए निश्चिंत रहो, टेस्ट एकदम रेगुलर दो। टेस्ट का नंबर खराब हो अच्छा हो डजेंट मैटर, लेकिन टेस्ट सीरियसनेस के साथ एकदम रेगुलर दो। और हम फिर से वही बोल रहे हैं कि क्लास रेगुलर करो और असाइनमेंट डीपीपी सॉल्व करो। टाइम लगता है बट सॉल्व करो, जितना होमवर्क मिलता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सर लोग को भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि सारे बैच में होमवर्क दिया करें, और हम लोग भी ट्रैकिंग रखना शुरू कर रहे हैं कौन किस बैच में कितना होमवर्क दिया। तो होमवर्क तुमको एकदम रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा, पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चन होमवर्क, ताकि पर डे 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग अपने तरफ से दे। और तुम्हारा जो टॉपिक हो जाता है, तुम अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो 10-15 क्वेश्चन पुराने टॉपिक के भी कर लो। तो आराम से तुम लोग का प्रैक्टिस होता चला जाएगा। लेकिन इस चीज़ को फॉलो करो, जितना हो सकता है इस चीज़ को अपने हैबिट में डालने की कोशिश करो, ठीक है। चलो भाई, क्लास शुरू करते हैं। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट। लेक्चर नंबर 11 में नोमेनक्लेचर ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था शायद से। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, डाउट आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले हम पढ़ाई करा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डाउट का डिस्कशन कर लेंगे। और एक डीपीपी तुम्हारे ग्रुप में आ गया होगा, डीपीपी नंबर 4, उस डीपीपी को भी सॉल्व कर लेना। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक ही बार डाउट डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर लिए है। और इसके बाद ई क्या है भाई? ओके। लेक्चर नंबर 12, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हम लोग थोड़ा बहुत भी डिस्कस किए थे क्या? हाँ, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके यस थे। सर। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना था। चलो ठीक है। जैसे, अरे चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट की बात करते हैं, तो इस केस में
एक तो सिंपल सा रूल था जो हम लोगों ने फॉलो किया था, बड़ा ही सिंपल टाइप का रूल था जो हम लोग आराम से फॉलो करते चल रहे थे। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। जैसे अभी तक हम लोग ऐसा मेंशन करके चल रहे थे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में, जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा है और इसमें यहाँ वाले पार्ट पे COOH है, तो चेन यहाँ से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मान लो 2 COH होता तब क्या करें? और उसमें भी हो सकता है COH यहाँ पे ना हो, COH वाला पार्ट मान लो इधर दे रखा, यहाँ पे COH है, तब क्या करें? तो इस केस में कार्बन चेन यहाँ से शुरू करके आराम से यहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि 3 COH है, तब क्या करें? क्योंकि अब चेन यहाँ से लेंगे तो एक CO छूटेगा, अगर चेन वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो दूसरा CO छूटेगा, अगर हम लोग चेन वाला पार्ट यहाँ से इधर लेंगे तो भी एक CO छूटेगा। तब इस केस में क्या करें? इस रूल्स को हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के केस में जब एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तब उस केस में रूल सिंपल जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर दो, तो उस केस में नया रूल, और अगर 3 या 3 से ज़्यादा हुआ तब उस केस में और भी एक नया रूल रहता है। इन रूल्स का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। अपने कॉपी में हेडिंग डाल दो लेक्चर नंबर 12 में, नोमेनक्लेचर ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप if 2 and 3 or more functional groups are present, क्योंकि 2 वाले केस में रूल थोड़ा अलग है और 3 और उससे ज़्यादा वाले केस में रूल थोड़ा अलग है। और तुम लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बताया था, शायद याद भी होगा तुम लोगों को, कि हम लोगों के प्रायोरिटी टेबल में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा ग्रुप रहता है? तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है। बट कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट नेम डाला था, जबकि रूल ऐसा है कि एक बार मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया तो बाकी सारे के सारे पार्ट हम लोग के सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि प्रायोरिटी 1 पे है, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट का नेम का क्या लॉजिक बनता है? तो ये यहाँ पे पता चलेगा जब 3 या 3 से ज़्यादा एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है चेन टर्मिनेटिंग, तब उस केस में इस तरह का नाम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो रूल्स वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें पहला पार्ट, इफ़ 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, या चेन टर्मिनेटिंग मेन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इस केस में पेरेंट चेन will consist of the carbons of both the chain terminating functional group। नोट कर इसको, लाइट ऑन कर लेते थोड़ा उनका। Parent chain will consist of the carbon of both the chain terminating functional group। जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करेगा उन दोनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करने वाला चेन को हम लोग को कंसिडर करना है। मतलब मान लो एक COH है और दूसरा COH है, तो एक COH के कार्बन से चेन शुरू करो और दूसरे COH तक लेकर के जाना है। तो इस केस में पॉइंट ध्यान रखना, चेन वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें उन दोनों का कार्बन एग्जिस्ट करता है। मतलब दो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उन दोनों का कार्बन एक जगह से दूसरे जगह तक एग्जिस्ट करता होगा, ऐसा मेंशन करते हुए काम करना है। और बाकी जो नंबरिंग का रूल्स है, कि जैसे हम लोग पहले करते आ रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही करते हुए काम करना है। बस इसमें पॉइंट ये हो जाएगा कि जैसे मान लो कि अगर दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें एक की तरफ से नंबरिंग शुरू करे कि दूसरे की तरफ से नंबरिंग शुरू करे, ये मुश्किल है बोलना। तो हम लोग आगे के रूल्स पे जाएंगे कि इसमें कोई अनसैचुरेशन है क्या, या इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है क्या। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उनका पोजीशन क्या है, इस तरह के कुछ रूल्स वाले पार्ट पे जाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करते हैं, तो मान लेते हैं जैसे ये कंपाउंड दे रखा
और इसमें बोला है इसका नंबरिंग करो, मतलब इसका नोमेनक्लेचर करो। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में यहाँ पे सबसे पहला चीज कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप दे रखा है कौन कौन सा। तो जैसे फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में मालूम पड़ रहा है कि हम लोगों के पास, व्हाइट कलर कहाँ चला गया, व्हाइट कलर गायब हो गया भाई। ओके। हाँ। अ, अरे यार, चलो ध्यान दो। जैसे एक फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। अरे, हम लोग का एक फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए चल रहे हैं, और दूसरा हम लोग का फंक्शनल ग्रुप भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही दे रखा है। तो जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से काम करें, तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में तो मालूम पड़ गया कि दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इस केस में जब हम लोग के दो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे मेन, तब उस केस में पहले के कार्बन से दूसरे के कार्बन तक का चेन सेलेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से लेकर के हम लोग आराम से यहाँ तक के चेन की बात करेंगे, यही अपना पेरेंट चेन होगा। बाकी कुछ और चीज को सोचने की जरूरत नहीं है, इस एक चीज का ध्यान रखना, पहला चीज। अब उसके बाद पॉइंट ये आता है कि हम लोग नंबरिंग किधर से शुरू करें, क्योंकि चेन तो डिसाइड कर चुके हैं, तो हम नंबरिंग वाला पार्ट, ये व्हाइट वाला पार्ट फॉलो करें या फिर नंबरिंग वाला पार्ट ये ब्लू वाला पार्ट फॉलो करें, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तब उस केस में, क्योंकि दोनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो व्हाइट वाले पार्ट में जाओ या ब्लू वाले पार्ट में जाओ, मेन फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर मिल रहा है तो डिसाइड करना मुश्किल है, तो अगले पार्ट पे जाएंगे। तो अगला पार्ट पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन होता, बट अनसैचुरेशन है नहीं, तो उसके अगला पार्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होता। लेकिन व्हाइट वाले नंबरिंग में सेकेंड पोजीशन पे ग्रुप आ रहा, जबकि ब्लू वाले नंबरिंग में भी सेकेंड पोजीशन पे ये ग्रुप आ रहा। तो दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन भी सेम है, तब क्या करें, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे। तो ये जो ग्रुप है इधर राइट साइड में, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, ये जो पूरा ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया इथाइल। और लेफ्ट साइड में जो ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप का नाम हो गया मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले इथाइल आएगा, मतलब इसको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो ये 1 नंबर वाला पार्ट, मतलब जो ब्लू कलर से मेंशन किए हैं, इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे, ये व्हाइट वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर के टाइम पे पहला चीज ये 5 का कार्बन चेन है। तो जब 5 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हम लोग पेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज ये कि कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन वाला अल्कीन अल्काइन नहीं है, तो इस केस में पेंट के बाद हम लोग आराम से एन लिख सकते हैं। तीसरा चीज ये कि हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम ओइक एसिड होता है। तो अगर यहाँ पे पेंटेन है और फिर आगे ओइक एसिड लगाना है, तो यहाँ से ई वाले पार्ट को हम लोग हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो सी ओ एच ग्रुप है, तो अगर दो सी ओ एच है तो डाई ओइक एसिड लिखना होगा, बट उनके पोजीशंस को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल क्या है कि एक चेन के एंड पे होगा, दूसरा दूसरे चेन के, मतलब उसी चेन के दूसरे एंड पे होगा। तो पोजीशन पहले से मालूम है कि जो पेरेंट चेन है उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे ही दोनों फंक्शनल ग्रुप होने वाले हैं। तो इसीलिए पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं पोजीशन मिलता भी है तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो इस केस में पेंटेन डाइओइक एसिड आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं पेरेंट चेन का, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। अब उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे इथाइल है, तो 2 पे इथाइल मेंशन कर सकते हैं, और इसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है तो फोर्थ पे मिथाइल मेंशन कर सकते हैं। और अल्फाबेटिकली पहले इथाइल जाएगा फिर मिथाइल जाएगा, तो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन डाइओइक एसिड नोमेनक्लेचर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो जब दो फंक्शनल ग्रुप होगा तो इस तरीके से काम करेंगे हम लोग, नोट कर लो एग्जाम्पल के साथ।
अगर नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करते हैं, और कहीं भी डाउट होगा तो आराम से पूछते चले जाना। इसका सेकेंड पार्ट, इफ थ्री और मोर फंक्शनल ग्रुप is three or more main chain terminating functional group is present। अगर चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है तब उस केस में क्या करेंगे हम लोग। तो इस चीज का ध्यान रखना, तीन वाले केस में रूल थोड़ा अलग होता है, और यहाँ पे कुछ कुछ नाम है, उन सब नाम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें पहले तो रूल मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नाम की बात करेंगे कि ऐसा नाम हम लोग क्यों मेंशन करते हुए चल रहे हैं, आखिर नाम के पीछे ऐसा क्या लॉजिक है। तो रूल मेंशन करो पहले। यार इसमें व्हाइट वाला पार्ट सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। चलो रूल मेंशन करो। दैट कार्बन चेन that carbon chain will be the parent chain will be the parent chain in which maximum number of that main chain terminating functional group is present। और इसमें ये पॉइंट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, इसके लिए इसको स्टार मार्क कर रहे हैं। अच्छा हाँ, नोट्स कॉपी में एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, अपने नोट्स को बनाते वक्त एक रेड या ग्रीन में से कोई एक पेन यूज़ किया करना। जहाँ कहीं भी कोई हेडिंग होगा या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, पॉइंट को नोट लिखवाएंगे या स्टार मार्क करवाएंगे, तो उनको ग्रीन या रेड पेन से यूज़ करना, क्योंकि 2 साल में तुम्हारे बहुत सारे कॉपी भर जाएंगे। मतलब केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 8 मोटा मोटा कॉपी भर जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 150 रुपये का था, उस तरह का 8 कॉपी कम से कम भरेगा। तो जब 2 साल का रिवीजन करेंगे तो तुमको पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और जनरल चीजें याद रहेंगी। तो जो पॉइंट रेड या पेन से या ग्रीन पेन से लिख रखा है, उन पॉइंट्स में नजर पहले जाएगा। तो इसलिए इसको नोट्स बनाते वक्त थोड़ा ढंग से फॉलो करना है, ये 2 साल में काफी हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन सब जगह काफी हेल्प करेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, जो भी पॉइंट स्टार मार्क कराएंगे या इंपॉर्टेंट मार्क कराएंगे उनको अलग से लिखा करना। उसमें मेंशन कर लो, एक्सक्लूड द कार्बन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग, या कार्बन ऑफ that main chain terminating functional group। इसका मतलब क्या है, इस मतलब को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले ही पॉइंट नोट करो। और ये दूसरा पॉइंट देख के तुमको समझ में आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कार्बोक्सी वर्ड मतलब उसका सफिक्स नेम क्यों देते हैं। द रिमेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप नॉट अटैच्ड टू द parent chain will be the will be considered as substituent, will be considered as substituents। पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त जैसे हम लोग किए थे ना पहला एक सवाल, कि वो पेरेंट चेन डिसाइड करो जिसमें मैक्सिमम जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का रूल था, कि वो चेन डिसाइड करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा हो, वैसा चेन लेना है। तो अगर हम लोगों का तीन या तीन से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मान लो ये एग्जांपल दे रखा, अगर एक एलिमेंट्री टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। मान लो ये एग्जांपल दे रखा, इसमें बोला पेरेंट चेन डिसाइड करो। तो इस केस में वो पेरेंट चेन हम लोग डिसाइड करेंगे जिस केस में हम लोगों के पास मतलब वो पेरेंट चेन डिसाइड करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। और इस पर्टिकुलर केस में जहाँ तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स होंगे, तो एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर किया जाता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पे
ये COH है। तो अब इस COH के कार्बन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये अलग, जैसे OH ग्रुप होता है ना, एग्जैक्टली उसी टाइप का COH ग्रुप को अलग से काउंट करना होगा। ये दूसरे COH को अलग से काउंट करना होगा, या तीसरे COH को अलग से कंसिडर करना होगा। और जो पेरेंट चेन में हम लोगों का ये तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, वो अपना पेरेंट चेन होगा। मतलब यहाँ से लेकर के ये टोटल 4 कार्बन, केवल ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। इस बार हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं। अब पॉइंट यह है कि सर अभी तक तो हम लोग कार्बन को काउंट करके चल रहे थे, और अगर यहाँ पे कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, तब इस केस में हम लोग का ये जो डिसीजन है कि मतलब कार्बन को जब हम लोग लिखते थे, तो उसके लिखते वक्त हम लोग ऐसा बोलते थे ना कि कार्बन को काउंट नहीं कर रहे, बट पेरेंट चेन में वो चीज काउंट हो गया। मतलब 5 का कार्बन चेन था इंक्लूडिंग दिस कार्बन, तो उस केस में पेंटेनोइक एसिड लिख दिए। अब अगर इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे, तो इस कार्बन को रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे रिप्रेजेंट करें? तो यहाँ पे नाम चेंज होना शुरू होता है, और ये नाम का लिस्ट थोड़ा ध्यान रखना। और इसके नीचे पॉइंट, थर्ड पॉइंट नोट करना शुरू करो। इस एग्जांपल को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, अभी एग्जांपल में आएंगे हम लोग। थर्ड पॉइंट नोट करो। सिंस द कार्बन of the chain terminating functional group is not counted in the parent chain, therefore the suffix name of functional groups are changed। जो हम लोग का सफिक्स नेम था, ओइक एसिड, अल, अमाइड वाले पार्ट में तो खैर अमाइड रहता है, उसके अलावा फिर ऑयल हैलाइड, इन सब नाम को हम लोग चेंज करना शुरू कर देते हैं। जैसे साइनाइड वाले पार्ट में केवल साइनाइड हुआ करता था, तो इस सब में नाम में वेरिएशन हो जाता है, जिसमें जो COH वाला पार्ट है, इस केस में हम लोग इसका नाम कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड बोला करते हैं। मतलब यहाँ पे नोमेनक्लेचर में ओइक एसिड नहीं आएगा, पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नाम लिखना पड़ता है हम लोगों को। मतलब कंप्लीटली ये वर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। इनफैक्ट ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड के केस में भी हम लोग पेरेंट चेन में इस कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, तब वहां पे भी यही सब नाम आएगा अपना, वहां पे रिपीट होगा ये चीज। नाम हम लिखवाएंगे नहीं, वहां पे बोलेंगे हम लोग जो इस केस में डिस्कशन किए थे वो सब नाम का ध्यान रखना है। तो COH वाले पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। फिर मान लो CONH2 है, तो CONH2 वाले पार्ट में वहां पे नाम अमाइड लिखे थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नाम हम लोग कार्बोक्सामाइड लिखा करते हैं। फिर उसके बाद जैसे एल्डिहाइड FCHO, तो एल्डिहाइड वाले पार्ट में अल लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे नाम कार्बल्डिहाइड हो जाता है। फिर उसके बाद मान लो CN ग्रुप है, तो CN ग्रुप वाले पार्ट में नाइट्राइल लिखा करते थे, इसका नाम नाइट्राइल के जगह पे कार्बोनाइट्राइल हो जाता है। और ये सब नाम याद रखना है अपने को। फिर उसके बाद CO X है मान लो, तो CO X वाले पार्ट को हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड लिखते हैं। कार्बोनिल, हाँ ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड वाला पार्ट लिखते हैं। अल्केन कार्बोनिल क्लोराइड, ऑयल हलाइड, हाँ ठीक है, कार्बोनिल हलाइड लिख सकते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर एक बच गया अपना फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में ईस्टर। ईस्टर वाले पार्ट में हम लोग कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज करते हैं। मतलब वहाँ पे O8 वर्ड मेंशन किया था, शायद तुम लोग को ध्यान होगा, लेकिन यहाँ पे O8 वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, कंप्लीट नाम कार्बोक्सिलेट यूज किया करते हैं। तो जब हम लोग के चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा काउंट करते हुए इनके कार्बन्स को अगर कंसिडर नहीं कर रहे, तो नाम सबका थोड़ा चेंज करके याद रखना पड़ेगा। और ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है, लोग भूल जाते हैं, मतलब क्योंकि आदत होता है नॉर्मली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा ट्रीट करने का, तो हमेशा गलती होता है। इनफैक्ट ऑप्शन में भी गलती होता है, और ऑप्शन दे रखा होगा जिसमें एक जगह पे चेन टर्मिनेटिंग के जैसा काउंट कर रहे हैं, एक जगह पे बिना चेन टर्मिनेटिंग के जैसा काउंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नोट डाउन करो इस चीज को।
और अब तक वैसे एक चीज समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि रूल्स है बेसिकली ये सब। इसमें दोबारा कुछ बताने का नहीं है, इनको याद रखना पड़ेगा। जैसे जब एग्जांपल्स में आएंगे तो तुमको अपने आप समझ में आएगा इन सब चीज़ों को। ये सब नाम जो है, जैसे अभी तक हम लोग लिख रहे थे, मतलब पेंटेनोइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड वर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, पेंटेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करेंगे। इस तरीके से नाम मेंशन करते हुए काम करना है। आते हैं एग्जांपल वाले पार्ट पे आते हैं। जैसे जो एग्जांपल मेंशन किया था हम लोगों ने, उस एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, या सी एच ओ ले लेते हैं। तो यहाँ पे तीन फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, और तीनों के तीनों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, और तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप है। तब इस केस में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो किस तरीके से नोमेनक्लेचर होगा? तो मेन फंक्शनल ग्रुप अगर चेन टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग वैसा कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो एक कार्बन चेन में दिख रहा है हम लोगों को कि तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये अपना पेरेंट चेन बन गया। तो इस केस में तो तीनों कार्बन चेन में कवर हो जा रहा है, मतलब तीनों फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में कंसिडर हो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो जाए, तो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखने वाले हैं। तो पेरेंट चेन तो बन गया। अब एक चीज दिख रहा होगा कि लेफ्ट से जाए तो पहले पोजीशन पे सी एच ओ, राइट से जाए तो पहले पोजीशन पे सी एच ओ। एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा अगर नोमेनक्लेचर करना होता है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था तुम्हारे एग्जाम में, था शायद या बुकलेट में, तीन OH ग्रुप है, इसमें नोमेनक्लेचर कैसे करें? तो पेरेंट चेन माने अब 1 2 3 किया, या 1 2 3 किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको भी वैसा ही ट्रीट करना है अब, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा। तो इस नोमेनक्लेचर में नंबरिंग किसी भी साइड से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों नंबरिंग एग्जैक्टली सही है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सबसे पहले कार्बन चेन कितने का है? तीन का, तो प्रॉप अल्केन है इसलिए एन लगा दिया। और तीन COH ग्रुप था, तो इस केस में आप तीनों का पोजीशन मेंशन करना है, तो 1 2 3। और इसके बाद हम लोग के पास पोजीशन के अलावा तीन एल्डिहाइड ग्रुप थे जिनका नाम अल नहीं लिखना है, क्योंकि CHO के कार्बन को काउंट नहीं कर रहे थे पेरेंट चेन में हम लोग। तो नोमेनक्लेचर में पूरा नाम ट्राई कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। ये कंप्लीट नाम लिखते हुए काम करना है अपने को, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। केवल एल्डिहाइड का अल मेंशन नहीं करना है, पूरा नाम कार्बल्डिहाइड लिखना है, क्योंकि इससे कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रहे हम लोग। ये थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। पहले ये एग्जांपल नोट करो, फिर दूसरा एग्जांपल और थोड़ा बड़ा कराएंगे, तुमको डिफरेंस समझ में आएगा नॉर्मल केसेस में और इस पर्टिकुलर केस में। ढंग से कार्बन चेन बनाना, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट 10 का कार्बन चेन है। पहले कार्बन चेन बना लो 10 का, फिर उसमें COH वाले ग्रुप को अटैच करना शुरू करो। हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट 10 का कार्बन चेन होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 का कार्बन चेन है। पहले ग्रुप बना लो। चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला पार्ट, इस केस में COH वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है अपना, और COH वाला पार्ट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली। तो अगर हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इस केस में तीन या तीन से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर होंगे, तो इसको नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हुए इसको क्वेश्चन में नोमेनक्लेचर में यूज करना है। तो पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त वैसा चेन चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो। तो अगर हम लोग ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट लेते हैं, तो इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो।
अगर हम लोग यहाँ से ये पार्ट लेते हैं कार्बन चेन नंबर 2, तो इस केस में भी 3 पेरेंट चेन, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। और अगर हम लोग बाकी कोई भी चेन ले, मान लो यहाँ से लेते हैं, ये चेन लेते हैं तो 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। अगर हम लोग यहाँ से चेन लेते हैं तो 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब और कोई ऑप्शन निकल के नहीं आ रहा। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे पेरेंट चेन डिसाइड करना है, तो 2 ऑप्शन ऐसे थे जहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। तब क्या करें? तो अपने पास इसमें भी एक ऑप्शन है कि अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप, मतलब सॉरी दोनों चेन्स में 3 मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड थे, तब उस केस में फिर हम लोग आगे अनसैचुरेशन पे जाते हैं, फिर उसके आगे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन पे जाते हैं। तो ये कार्बन चेन 1 वाले पार्ट में 10 कार्बन है, जबकि कार्बन चेन 2 वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही कार्बन है। तो इसका मतलब आराम से ये हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है ये अपना पेरेंट चेन बन जाना चाहिए, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट को नॉन चेन टर्मिनेटिंग जैसा कंसिडर करते हुए हम लोग ऐसा चेन डिसाइड कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हो, तो अपना चेन डिसाइड हो गया, ये अपना पेरेंट चेन बन गया। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि पेरेंट चेन तो ठीक है, बट पेरेंट चेन के ऊपर ये साइड चेन अटैच्ड है, ये ग्रुप साइड चेन है, और साइड चेन के ऊपर हम लोग का COH ग्रुप दे रखा है। तो जब साइड चेन एग्जिस्ट करता है, पेरेंट चेन से कोई कार्बन चेन एग्जिस्ट करता है, वो सब्स्टिट्यूएंट है बेसिकली, और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी एक ग्रुप है। तो ऑल्दो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन नोमेनक्लेचर में अब इसको एक सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा, और उसमें भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट होगा ये, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एग्जिस्ट करने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो पेरेंट चेन से अगर कोई कार्बन चेन प्रेजेंट है जिसपे मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब वो मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस पार्टिकुलर कार्बन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सब्स्टिट्यूएंट नेम कार्बोक्सी भी एग्जिस्ट करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना होता है अपने को। तो इस केस में सही को एक्सप्लेन कीजिए ना। ओके ठीक है, जैसे एक चीज सोच के देखो कि मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता यहाँ पे, तो पेरेंट चेन से जो ग्रुप अटैच था ये पार्ट अपना सब्स्टिट्यूएंट होता, नॉर्मली बोल सकते थे, और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर COH ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर एक चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन वो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, मतलब पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है या डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तब उस केस में अगर वो एक साइड चेन या ब्रांच जो कि खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है अगर उस पर अटैच होगा, तो इस ग्रुप को, ऑल्दो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता, लेकिन इस ग्रुप वाले पार्ट को हम लोग अब सब्स्टिट्यूएंट के जैसा कंसिडर करके काम करेंगे। और साइड चेन के ऊपर एक ग्रुप है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, इस चीज को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में होता है, एग्जैक्टली उसी टाइप से यहाँ पे भी कंसिडरेशन लेके चलना है अपने को। तो हम लोग के नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, और पेरेंट चेन से 3 फंक्शनल ग्रुप से ये भी मालूम पड़ गया, एक फंक्शनल ग्रुप ऑल्दो मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करते हुए काम करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे नोमेनक्लेचर में ऐसा रूल्स बनाया गया कि इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए काम करेंगे हम लोग। और इसके बाद जब नंबरिंग करना शुरू करें, तो जिस साइड से जाने में पहले हम लोग का फंक्शनल ग्रुप आए, तो पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, इधर भी पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फिर इधर दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है जबकि दूसरे साइड से नहीं है। इसका मतलब हम लोग का जो नंबरिंग वाला पार्ट है वो आराम से लेफ्ट साइड से शुरू होगा, 5 6 7 8 9 दिख रहा है। कुछ गलती की क्या? अच्छा सॉरी, 4 रिपीट कर दिया। 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 का कार्बन चेन हो गया, अपना नंबरिंग हो गया 10 का कार्बन चेन। इसका मतलब डेकेन वर्ड यूज कर सकता है, अल्केन है इसलिए डेकेन। और डेकेन वाले पार्ट के कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 10 पे 3 COH ग्रुप है, इसका मतलब ट्राई। और ट्राई के साथ ओइक एसिड भूल के मत लगाना, ट्राई वाले पार्ट के साथ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड लगाएंगे, ओइक एसिड वर्ड अब यहाँ पे यूज करके हम लोग नहीं चल रहे हैं। और उसके अलावा 6 नंबर कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप है जिसके कार्बन नंबर 1 पे COH एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेके चल रहे हैं हम लोग। इसका मतलब 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो कार्बोक्सी हो गया, और इथाइल ग्रुप था बेसिकली, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 कार्बोक्सी इथाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम, जो कि 6 पोजीशन पे था। तो 6 1 कार्बोक्सी इथाइल डेकेन 1 2 10 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर यूज किया जा सकता है। थोड़ा भारी सवाल है लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। और किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं।
अगर डाउट नहीं है तो पहले हम होमवर्क दे देते हैं तुम लोगों को, क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा। पहले होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद फिर तुम लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। 1 मिनट। तुम लोग का बुकलेट यहाँ अपलोड किए थे क्या? ओके, अपलोड नहीं किया, 1 मिनट रुक जाओ। तुम्हारे बुकलेट में हम लोग वन नोट में ही होमवर्क दे देंगे। यहाँ पे होमवर्क देना थोड़ा आसान का, हमको पहले नहीं मालूम था कि इस तरह का फीचर एग्जिस्ट करता है वन नोट में। और जो भी करेक्शन होगा यहाँ पे हम लोग करेक्शन भी कर लेंगे, आराम से डिस्कशन भी कर लेंगे। पार्ट 1 में तो शायद से सारा क्वेश्चन होमवर्क दे चुके थे। A1 A2 A3 ये सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क हो चुके हैं। A1 A3 A4 A5 A6 A7। सेक्शन बी वाला पार्ट है पूरा का पूरा शायद दे रखा है तुम लोगों को। सेक्शन सी में अल्केन का नोमेनक्लेचर था, शायद ये भी पूरा दे रखा है। C4 C5 C6, उसके बाद अल्कीन का नोमेनक्लेचर भी दे रखा है तुम लोगों को। सेक्शन डी भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। साइक्लिक कंपाउंड आज नहीं कर पाए हम लोग। सेक्शन एफ में क्या क्या होमवर्क दिया है तुम लोगों को, कोई बताओ? F1 F2। F1 F2, उसके बाद F4 दे रखा है शायद से, कि नहीं दिया है? बताओ भाई कोई। F4 हाँ सर, सब दे F4 चुके। दे चुके हैं ना, तो F4। फिर उसके बाद F5 शायद नहीं दिया होगा अभी तक, ठीक है। फिर उसके बाद F6 नहीं दे सकते अभी। G1 दिया है कि नहीं दिया है? G2 तो दे रखा है, क्लास में डिस्कशन भी किया। G1 नो सर। G1 नहीं दिए थे? हाँ दे चुके हैं। G1 दे चुके हैं शायद से, जी दे चुके हैं हाँ। G3 दे चुके हैं, हाँ क्लास में सर। डिस्कशन भी किया था। हाँ, ये क्वेश्चन कर सकते हैं अब। जैसे ये क्वेश्चन अभी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कराया तुम लोगों को, ठीक है। तो G4 नोट कर लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर G4 एक्सरसाइज 1 का, उस पे उसके बाद ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। 2-3 छोटा छोटा टॉपिक्स है, मतलब एनहाइड्राइड, ईस्टर और अमाइड, इन तीन का नोमेनक्लेचर, और अमाइन का भी नोमेनक्लेचर यहीं पे डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। चलो ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा होगा शायद से तुम लोगों को, 2 दे रखा होगा। फिर उसके बाद 3 4 5 ट्राई करके देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके देखना, ये शायद होमवर्क नहीं दिया बट ट्राई करके देखना। 6 7 8 9 12 में ए दे रखा था शायद से तुम लोगों को, बी दे रखा था, और नहीं भी दे रखा है तो नोट डाउन कर सकते हैं। A B D C अभी ट्राई मत करना। फिर उसके बाद मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन इन ऑल स्क्लोरोड साइक्लो साइक्लो साइक्लो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं कर सकते। 20 भी नहीं कर सकते अभी। चलो इसको तो नहीं कर सकते। फिर उसके बाद तुम्हारा पार्ट आता है वर्कशीट में। 1 मिनट। और नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को पॉला ब्रूस जो बुक है, तुम्हारे ग्रुप में शायद से बुक डाल दिया ना मैंने, पॉला ब्रूस। यस सर। तो तुम्हारे बुक में भी तुम लोगों को कुछ कुछ चीज रीडिंग करने के लिए देंगे वहाँ पे, ट्राई करना रीड करके उसको देखने का, मतलब सो बहुत ही उसमें सिंपल। हाँ बोलो। डिस्क्रीट पार्ट में दिया हुआ सर, सब अलग अलग है तो। हाँ, तो यही चीज़ तुम लोग को बोला था, जैसे लोग इसको एनसीईआरटी में एक जगह ढूंढते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। नोमेनक्लेचर कर भी सकते हैं बट हम लोग इस तरीके से डील नहीं करेंगे। हम लोग सारी चीज़ों को एक ही जगह डिस्कस करेंगे, ताकि तुम लोगों को जब जे एडवांस में रिवीजन करना पड़े तो अलग अलग पार्ट में ना पढ़ना पड़े, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको एक ही जगह पे डील करते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर चेन टर्मिनेटिंग वर्कशीट 4 होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को कि नहीं दिया था? सर कुछ कुछ दी थी सर इसमें। वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 7 8। अच्छा हाँ दे रखे हैं सब, 10 नंबर दे चुके हैं, 11 12 14 15 ट्राई कर सकते हैं, आज इस टाइप का सवाल कराए हैं, CHO उसके बाद 16 19 20। वर्कशीट 5 अभी सॉल्व नहीं कर सकते, चलो वर्कशीट 5 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आराम से। तो आज के लिए इतना ही होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चैट में 2 लोग कुछ लिखे थे, सर कॉल कीजिएगा कभी। ओके ठीक है अमलदीप, कॉल कर लेंगे। है भैया अमलदीप की गायब हो गया? हाँ है, चलो कॉल करके बात करते हैं तुम लोगों से। ठीक है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और डीपी पे जो तुम्हारे ग्रुप में जाएगा उसको सॉल्व कर लेना, उसमें हम लोग, अच्छा उसमें अगर साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा तो उस एक क्वेश्चन को छोड़ देना, बट अगर उसमें रहता है साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं होगा तो उस केस में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सर अच्छा ये विनोद क्या है भाई, क्या है ये विनोद? हम बहुत रिसेंटली देख रहे हैं, बहुत हल्ला चल रहा है विनोद विनोद, क्या है ये विनोद? हाँ भैया अमलदीप क्या है विनोद ये? हाँ आवाज नहीं आया तेरा मेरे